Welcome back to my channel Beauty of Physics. Myself Piyansi Yadav. Today we will learn about the what is Coulomb's law. Okay, let's start. Heading पड़ेगी आज की What is Coulomb's law? Coulomb's law. Okay. अब हम लोग क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक, उसके मैं जो टॉपिक्स होंगे उसकी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब पर. पहला है Coulomb's लॉ. ये क्या है? देखो, Coulomb नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे. उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके फाइंड किया था कि दो चार्जेस, एक ये चार्ज एक ये चार्ज, Q1 एंड Q2. हैज वी नो डैट चार्जेस को डिनोट करते हैं Q से, स्मॉल q से. ओके, डिफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, क्या है Coulomb's लॉ. ओके, लेट स्टार्ट. देखो, Q1 एंड Q2 एट अ डिस्टेंस आर, सेपरेट हैं एट अ डिस्टेंस R. ओके, अब देखो क्या वो बोलते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their charges Q1 and Q2. Okay, and F is also inversely proportional to the distance between them, also proportional to the square of distance between them. मतलब कि ये चार्ज एंड ये चार्ज जो दोनों के जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर. ठीक, इससे हमें क्या पता चलता है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 R स्क्वायर. ओके, जब हम लोग प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें इंक्लूड करना पड़ता है. तो इसमें इस जगह कांस्टेंट क्या आएगा? इस जगह कांस्टेंट k आएगा. व्हाट? k. F इक्वल टू k Q1 Q2 R स्क्वायर. अब ये k क्या है? देखो, हम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा है. ग्रेविटेशन फोर्स में पढ़ा है F इक्वल टू G m1 m2 R स्क्वायर. ओके, ये G क्या होता था? कैपिटल G क्या होता था? ग्रेविटेशन कांस्टेंट. क्या यूनिवर्स में कहीं भी दो बॉडीज होंगी, उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा होगा वो उसमें क्या ये कैपिटल G चेंज होता था? नहीं ना. क्यों? अब वो आप लोग ने पढ़ाई होगा ग्रेविटेशन फोर्स चैप्टर में. ठीक, तो ये कांस्टेंट रहता था. कहीं भी किसी भी जगह चले जाइए यूनिवर्स में, ये कैपिटल G इक्वली रहता था, कांस्टेंट ही रहता था. ठीक, अब देखो इसमें k क्या है? k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और आपका मन करे तो Coulomb's कांस्टेंट. ठीक, k है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और Coulomb's कांस्टेंट. ओके, सॉरी, कांस्टेंट. ओके, अब देखो k देखो डिपेंड करता है. अब इसमें k की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम, मतलब कि दो चार्जेस कहाँ रखे हैं. ऐसा नहीं कहीं भी रख दो कि उनके बीच का फोर्स ऑलवेज इक्वल होगा, नहीं. अब इसमें ग्रेविटेशन फोर्स में ऐसा नहीं होता था, लेकिन इसमें होगा क्योंकि इसमें k वेरी करेगा. अब k वेरी करेगा तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी? मतलब कि k इक्वल टू हाफ 4 पाई एप्सिलॉन. ओके, 4 पाई एप्सिलॉन. मतलब कि ये दोनों चार्जेस किस मीडियम में रखे हैं. ठीक, अब देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले ये तो जिसकी वजह से हमें स्पेस मिल जाएगी. इसके आगे समझते हैं. देखो, मैं ऊपर लिख देता हूं ये फॉर्मूला, k इक्वल टू हाफ 4 पाई एप्सिलॉन. ओके, देखो एप्सिलॉन क्या होता है? ये परमिटिविटी को दिखाता है. क्या? परमिटिविटी. एप्सिलॉन नॉट फ्री, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये क्या है? परमिटिविटी क्या है? देखो अब ये दोनों चार्जेस किसी भी मीडियम में रखे हैं तो मीडियम से तुम्हें पूछना पड़ेगा कि मैं कितना फोर्स लगा सकता हूं एक दूसरे के ऊपर. ऐसे समझ, सबसे इजी लैंग्वेज में समझिए कि मतलब कि दो चार्जेस रखे हैं किसी भी मीडियम में, तो वो मीडियम उनको कितना परमिट कर रहा है, तो कितना अलाउड कर रहा है कि तुम इतना चार्ज लगा सकते हो मेरे यहाँ रहते हो. ठीक, वही होती है परमिटिविटी, सबसे इजी. ठीक है, अब फ्री स्पेस में परमिटिविटी क्या होती है? देखो, फ्री स्पेस में परमिटिविटी हो जाती है 8.885 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर Coulomb's स्क्वायर.
ओके, ये फ्री स्पेस में परमिटिविटी है, मतलब कि ये इतना उसको परमिट नहीं करने देता। ठीक, अब के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू फ्री स्पेस में क्या होगी? के की वैल्यू होती 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम्स स्क्वायर। ओके, अप्रॉक्स होती है, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ। ठीक, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम्स स्क्वायर। ठीक, ये होती है के की वैल्यू फ्री स्पेस में। इसको हम इरेज करते हैं। अब देखो, क्या हम लोग, हमारे यहाँ इतने सब्सटेंस है कि हम लोग सबकी परमिटिविटी याद करेंगे? सोचिए, क्या हम लोग सबकी परमिटिविटी याद करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर हम लोग फिजिक्स में एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये क्या है रिलेटिव परमिटिविटी? देखो, इसको समझो, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। अब ऐसा नहीं कि हम लोग हर एक सब्सटेंस की परमिटिविटी याद रखें, नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए हम लोग नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल होगा परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ स्पेस। अब समझो कि स्पेस की परमिटिविटी से कितना गुना ज्यादा है किसी की परमिटिविटी। ठीक, हैज कंपेयर टू कितनी है उसकी, ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको निकाल सकते हैं कितनी टाइम्स उसकी परमिटिविटी ज्यादा है फ्री स्पेस से। ठीक, वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, अब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम निकालनी होती है। ठीक, हैज वी नो दैट मीडियम की परमिटिविटी ऑफ मीडियम हैज वी नो। ओके, ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, हमने एक फॉर्मूला निकाला था कूलम्ब्स लॉ से। ठीक, जिससे हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे दो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स लगाए, ठीक है, दोनों के एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। जो फोर्स Q1 लगा रहा होगा Q2 के ऊपर, वही फोर्स Q2 वही Q1 के ऊपर लगा रहा होगा। क्यों? आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा होगा, एक्शन रिएक्शन। मतलब कि जो फोर्स 1 लगा रहा होगा वही इक्वल होगा फोर्स 2 भी लगा रहा होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये साइन नेगेटिव साइन दिखाता है कि अपोजिट होगा डायरेक्शन में। ये इसके ऊपर ऐसे लगाएगा और ये Q1 उसके ऐसे लगाएगा। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अब ये डिपेंड करेगा चार्ज। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। नेगेटिव होगा दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा उनके चार्ज के ऊपर। ठीक, हमने फॉर्मूला निकाला था एक, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला निकाला था हम लोग ने। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे? वेक्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे? वेक्टर फॉर्म में कैसे इसको डिनोट करेंगे? देखो, इसको भी समझते हैं। ये देखो, इनके बीच में जो सेपरेशन है, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये R पोजीशन वेक्टर हो सकता है, हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे की देखते हैं, इसमें आगे क्या होगा। देखो, पोजीशन वेक्टर हुआ तो फोर्स जो 1 एग्जिस्ट कर रहा है फोर्स 2 के ऊपर। ठीक, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब ये पोजीशन वेक्टर इस साइड, तो क्या हो जाएगा इसका? R कैप। ठीक, पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर याद आया कुछ? ठीक, अब इसको इरेज कर देता हूं मैं, हमें बस मिल गया। अब इससे देखो, अब इससे कैसे निकालेंगे? देखो, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हम लोग ने R कैप की वैल्यू निकालनी सीखी थी? याद कीजिए, याद आया कुछ? R कैप इक्वल टू R अपॉन R मैग्नीट्यूड मॉड R। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या? वेक्टर R अपॉन मॉड R। ठीक, क्या ये मॉड R नहीं है? मैग्नीट्यूड ही तो है ना। तो F1
इस बार क्या हो जाएगा इसमें के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब एंड वेक्टर R। ठीक, वेक्टर R निकल आया। ये देखो वेक्टर फॉर्म में हमने डिनोट कर दिया कूलम्ब्स लॉ को। ठीक है, बस यही होना था इसमें। अब देखो क्या होता है, अब ये क्या हर एक जगह अप्लाई हो जाएगा? क्या कूलम्ब्स लॉ हर एक जगह अप्लाई होगा? मतलब कि कहीं भी जाओ वहीं मुझे अप्लाई कर दो, कूलम्ब्स लॉ यही बोलता है? नहीं, अब इसके कुछ लिमिटेशन है। ठीक, इसके कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है इसको भी देखते हैं जल्दी से, समझ आएगा तो मजा आएगा। ठीक है, देखो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब इसके क्या लिमिटेशन भैया, देखो पहला तो यही हो गया कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। लिमिटेशन फॉर पॉइंट चार्जेस, लिमिटेशन फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक, लिमिटेशन फॉर पॉइंट चार्जेस मतलब कि पॉइंट चार्ज नहीं होंगे तो कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। जैसे हम लोग अभी अप्लाई कर रहे थे वैसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, फिर इंटीग्रेशन का यूज लेना पड़ेगा। ठीक, जैसे मतलब कि ये एक रॉड हो गई। ठीक, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस पॉजिटिव रॉड हो गई जो पॉजिटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैंने बोला कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रही, तो इसमें हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते कूलम्ब्स लॉ, फिर इसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक, फिर हम तो हमारे पास पहले बात तो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक, तो इसमें हम कट मारते हैं, छोटा सा dx लेते हैं, छोटा चुन्नू सा चार्ज लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं आगे। ठीक, आगे समझेंगे उसको भी। लिमिटेशन फॉर पॉइंट चार्जेस होना चाहिए तभी ये वैलिड है। ठीक, दूसरा लिमिटेशन फॉर व्हाट, स्टैटिक चार्ज। अब ये क्या है, देखो ऐसा नहीं कि दोनों मूव कर रहे हैं, चार्जेस दोनों मान लो अपनी अपनी धुन में घूम रहे हैं, नहीं, दोनों में से एक को तो रहना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। ठीक, जैसे एक ये हो गया चार्ज, एक ये हो गया चार्ज। ठीक है, दोनों अपनी धुन में नहीं जा सकते। ठीक, दोनों के बीच में सेपरेशन आ रहा है। ठीक, ये Q1 है, Q2 है। ठीक, ये रेस्ट पे है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये रेस्ट में होगा और ये मोशन में कर रहा हो, तब हम लोग निकाल सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब दोनों रेस्ट पे हैं तब भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं। अब दोनों मोशन में हो गए, v2 वेलोसिटी इसकी होगी, अब दोनों मोशन में लग गए, तो इसमें कूलम्ब्स लॉ इनवैलिड हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग नेट इंटरेक्शन की बात करते हैं, नेट फोर्स की बात करते हैं, ठीक, जब हम लोग नेट फोर्स की बात करते हैं तो उसमें कूलम्ब्स फोर्स तो होगा, लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही, तो मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। ठीक, तो इस बार हम लोग नहीं निकाल सकते इस फोर्स में कितना नेट फोर्स इसमें लगा है। वहीं उसमें से एक जो चार्ज है वो रेस्ट पे हो जाए तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड 0, तो यहाँ फिर 0 आ जाएगा। तो इससे आराम से हम निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ यूज करके। ठीक, ये कॉन्सेप्ट, अब बस कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत आसानी से आ जाएगी फिजिक्स समझ में। बस फिजिक्स को समझनी है तो कॉन्सेप्ट समझो, न्यूमेरिकल तो कल ही लेंगे हम लोग, वो तो है। ओके, ये था आज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।